सक्सेस जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल। इसके पहले मैं आपके लिए केवीएल और केसीएल पर एक वीडियो डाल चुका हूं और बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर डली होंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप जो हमारे केसीएल और केवीएल की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर दी हुई लिंक से देख सकते हैं। और ये टॉपिक हमारा यूपीएसएससी फिटर्स और मैकेनिकल और जितनी भी ट्रेड है उनके लिए जो यूपीएसएससी का एग्ज़ाम है उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रिकल आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में यूपीसीएल यूपी आर्मिनल के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल में कुचालक को डिस्कस करेंगे और कुचालक में हम कुछ स्पेशल कुचालक डिस्कस करेंगे, जैसे गट्टा पारछा और एस्बेस्टस है, फाइबर, इन सब जैसे कुछ अलग कुचालक जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है वो क्या होता है। मेनली जो हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है कितने टाइप का होता है आपका, 3 टाइप का। इसको हम बोलते हैं कुचालक, चालक और अर्धचालक। तो यहाँ पर क्या होता है, कुचालक, अर्धचालक और चालक की डिसाइड हम कैसे करते हैं। तो यदि मैं एक नॉर्मल बात बताऊँ तो जिनमें करंट फ्लो होता है, ठीक, जिनमें करंट फ्लो वो आपके क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और जिनमें करंट फ्लो नहीं होता वो आपको कौन से कहलाते हैं, कुचालक। एक मैं नॉर्मल पर्पज से बता दूं। और यहाँ पे आप देखते हैं अर्धचालक, तो जिनमें क्या होता है कि स्पेशल कंडीशन है, हम कोई एक नियर वोल्टेज अप्लाई करें, कुछ भी अप्लाई करें और जब करंट फ्लो हो तो वो अर्धचालक कहलाता है। लेकिन यदि हम उसके परमाणु संरचना देखें, देखिए ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, जिनकी बाहरी कक्षा में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें क्या होते हैं आपके 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऐसे पदार्थ या तत्व जो हमारे क्या होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हम जब किसी परमाणु संरचना देखें तो उसकी बाहरी कक्षा में जो है 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है, आपका कुचालक के अंतर्गत, ठीक। और जिनमें केवल क्या होता है 4 होते हैं, यानी ऐसे परमाणु या जो तत्व जिनके क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि बाहरी कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारे किसके अंतर्गत आता है, अर्धचालक के अंतर्गत। और आप देखिए एक और होता है आपका कौन सा, चालक। तो चालक में क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, तो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, चालक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम जो इस वीडियो में है आपको अर्धचालक को डिस्कस करने यहाँ पर हम कुचालक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कुचालक क्या होता है, कुचालक की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और विभिन्न टाइप की कुचालक मटेरियल, इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आपको बहुत सी नई जानकारियाँ मिलेंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। चलिए हम चलते हैं कुचालक। देखिए कुचालक वह पदार्थ होते हैं, ठीक, वह पदार्थ होते हैं जिनमें धार प्रवाह नहीं होती। यदि मैं एक जनरल पर्पज़ की बात करूँ तो कोई भी इंसान को इंसुलेटर क्या कहलाएगा। यदि मैं एक नॉर्मल बात बताऊँ तो जिसमें करंट का फ्लो ना हो। और यदि आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं उसमें क्या होता है, आउटर पोर्शन ऑर्बिट में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, आपका कुचालक हो जाता है। और देखिए इनका क्या होता है, इनका प्रतिरोध उच्च होता है। देखिए कुचालक का प्रतिरोध उच्च होता है इसलिए तो ये करंट को रोक पाते हैं, तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और इनका प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक। तो इसके पहले हम बता दूं कि आपके लिए प्रतिरोध तापमान गुणांक क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध तापमान गुणांक क्या, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी आप देखते हैं कोई भी मटेरियल है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि हो, ठीक, उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है वो आपका क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध तापमान गुणांक कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और टेम्परेचर भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाकर 11 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो, इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 11 ओम हो जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, यानी पर डिग्री सेल्सियस 1 ओम प्रति डिग्री सेल्सियस। देखिए हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आपका कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया, 1 ओम। 1 ओम प्रति डिग्री सेल्सियस आपका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध को तापमान गुणांक कहलाएगा। और यदि देखिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है तो आपका क्या कहलाता है, धनात्मक प्रतिरोध तापमान गुणांक। और यदि क्या होता है, आपकी मान क्या हो जाता है, यदि बढ़ता है तो आपका क्या कहलाता है, धनात्मक। और यदि घटता है तो आपका क्या कहलाता है, ऋणात्मक, ठीक। और यदि कुछ नहीं होता, स्थिर रहता है, तो आपका क्या कहलाता है, यूनिटी, यानी कि इकाई। ये आपका क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक, ऋणात्मक या इकाई हो सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ मटेरियल याद रखिए। तो देखिए जो भी हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट, इन सब का क्या होता है, आपका जो प्रतिरोध तापमान गुणांक है वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। और इसके बाद जैसे हमारे आपका ये हो गया कंडक्टर,
जो प्योर कंडक्टर होते हैं उनका प्रतिरोध तापमान गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, एक और हमारा होता है कौन सा, यूरेका। तो यूरेका आप स्पेशल याद रखिए, इसका प्रतिरोध तापमान गुणांक क्या हो जाता है आपका, अनियमित होता है। ठीक, अनियमित होता है, इसका प्रतिरोध गुणांक क्या हो जाता है आपका, अनियमित हो जाता है। और इसके बाद हमारे आते हैं कौन से, कॉन्स्टेंसन और मैंगनीज। ये ऐसे दो पदार्थ होते हैं या मिश्र धातुएं होती हैं जिनका क्या होता है आपका प्रतिरोध तापमान गुणांक स्थिर होता है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं प्रतिरोध तापमान गुणांक के, इनको आप जरूर याद रखें, ये भी आपसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कुचालक का जो प्रतिरोध तापमान गुणांक वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक से बहुत शक्तिशाली रूप से बंधे होते हैं, यानी जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके नाभिक से बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़े रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहरी फोर्स या जो हम बल लगाकर इलेक्ट्रॉन को निकाले करंट फ्लो कराते हैं, वो करंट फ्लो कराना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे क्या होता है इसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं हो पाता। करंट प्रवाहित ना होने के कारण यह क्या होता है, ऐसा इंसुलेटर के जैसे कार्य करते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं इंसुलेटर जो प्रायः होते हैं कितने टाइप के होते हैं आपके, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉलिड या ठोस इंसुलेटर, यानी ऐसे इंसुलेटर जो क्या होते हैं सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपका कौन सा था, मार्बल, चीनी, बेकेलाइट। तो ऐसे हम बहुत सारे इंसुलेटर अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में। इसके बाद हमारे आते हैं सॉफ्ट इंसुलेटर। तो सॉफ्ट इंसुलेटर हमारा आता है रबर, माइका और पीवीसी। इसके बाद हमारे आता है लिक्विड इंसुलेटर। जितने भी हमारे टेल या वार्निश होते हैं वो क्या होते हैं, एज इंसुलेटर मटेरियल के जैसे वर्क करते हैं। तो हमारे कौन से हो जाते हैं, वो लिक्विड इंसुलेटर। इसके बाद आता है हमारा क्या, कुचालक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। मैंने इसमें क्या करती है, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कुचालक में। तो क्या होना चाहिए, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। जितना अधिक इसका प्रतिरोध होगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा ये करंट को सह सकता है। ठीक, इसकी यांत्रिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यानी इसके ऊपर जैसे क्या होता है हम इसको केबल वगैरह के ऊपर चढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होता है यांत्रिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यानी बहुत सारे झटके वगैरह या कोई भी चीज़ इस पर गिरती है तो उसको भी क्या करे, या सह सके। और हमारा जो कुचालक या इंसुलेशन आवरण है वो क्या हो, ब्रेक ना हो। इसके साथ जंग रोधी, ताप तथा नमी रोधी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी तार होते हैं उसमें वायर तो अंदर होता है, लेकिन हमारे जो इंसुलेटर होते हैं वो ऊपर रहते हैं, तो उनमें जंग नहीं लगनी चाहिए। और हमारे जो मॉइस्चर वगैरह का है उसका इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए। और ज्वलनशील नहीं होने चाहिए, क्योंकि करेंट में क्या होता है कभी भी स्पार्किंग हो सकती है, तो इनमें जल्दी से आग ना लगे। ऐसी मटेरियल की होना चाहिए जिससे क्या हो, ये ज्वलनशील ना हो। और क्या होना चाहिए, हमारे पास इकोनॉमिकल भी होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा महंगे ना हो। तो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक, इसके साथ क्या होता है, इसका परावैद्युत सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पहले डिस्कस करना होगा कि आपको बार बार ये आगे वर्ड मिलेगा परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई मटेरियल है, तो ये मटेरियल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज देना, इस पर वोल्टेज अप्लाई करना चालू करता हूँ, तो वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, वो मैक्सिमम वैल्यू, ये कोई इंसुलेटर है आपका, ठीक, तो वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक ये इंसुलेटर क्या होता है, इस वोल्टेज को सह सके, वोल्टेज सह सके, यानी वोल्टेज की वो मैक्सिमम वैल्यू जो कोई भी इंसुलेटर आपका कर सकता है, झेल सकता है, तो आपका क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो इसको हम किस में डिसाइड करते हैं, किलोवोल्ट पर एमएम में। तो परावैद्युत सामर्थ्य हम किस में दिखाते हैं, किलोवोल्ट पर एमएम में। ठीक, तो ये क्वेश्चन में आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पे क्या होता है, किलोवोल्ट पर एमएम। आपको कभी कभी एग्जाम में किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर भी मिलेगा, लेकिन यदि आपको किलोवोल्ट पर एमएम ऑप्शन में है तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, किलोवोल्ट पर एमएम में, यानी कि प्रति एमएम वह वोल्टेज जिसको क्या होता है कोई भी इंसुलेटर झेल सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक, इसके साथ हमारा होता है कि इस पर वातावरण का भी पढ़ने पर चाहिए। तो ये हम वही पढ़ चुके कि जंगरोधी या तापरोधी होना चाहिए, तो हमारा वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं एस्बेस्टस। तो यानी हम चलते हैं, बहुत सारे इंसुलेटर हमारे टाइप सामने दिखते हैं आपको। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एस्बेस्टस के बारे में। तो ये आपने प्रैक्टिकली जरूर देखा होगा एस्बेस्टस, जो आपके प्रेस वगैरह होते हैं और इसमें जो एक सफ़ेद कलर का पुट्ठा लगा रहता है। ठीक, या आप देखेंगे कॉइल के ऊपर एक सफ़ेद कलर का पेपर या कड़ा पुट्ठा टाइप लगा रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, एस्बेस्टस कहलाता है। ठीक, सफ़ेद या हल्के से भूरे कलर का होता है, तो उसको हम एस्बेस्टस बोलते हैं। तो क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। एस्बेस्टस के कुछ गुण होते हैं, ये क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। और क्या होता है, यह फायर प्रूफ होता है, यानी इसमें क्या होती है, आग नहीं लगती, इसलिए हम किसमें इसको यूज करते हैं, आपके प्रेस वगैरह में यूज करते हैं। ठीक, और इस पर क्या होता है, आपके रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसमें कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं होता। आप इस पर कोई भी केमिकल डालिए तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये पूरा टॉपिक एक थ्योरिकल टॉपिक होता है, जिसमें आपको पॉइंट बस याद रखने होते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट के बारे में पढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है प्रेस, ओवन, विद्युत केतली, परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक मतलब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, जो आपके घर में एमसीबी वगैरह लगी रहती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परिपथ वियोजक बोलते हैं। उन सब में क्या होता है, आपका इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद यह कई प्रकार की, तो ये किस किस से बना होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये किससे बना होता है, यह कई प्रकार के सिलिकेटों के समूह से बनाया जाता है।
इस यह रेसेदार होता है, यानी जब इसका हम देखते हैं तो ये क्या होता है, एक रेसे रेसे में रूप रहता है। ठीक, यह रेसे क्या होते हैं, सफ़ेद और चमकीले होते हैं, यानी इस पत्ते पल्ले रेसों के रूप में होता है। और ये रेसे क्या होते हैं आपके, सफ़ेद और चमकीले होते हैं। जब हम इनको क्या करते हैं, एकत्र कर ले, यानी एकत्र करके एक रूप देते हैं तो इसका रंग क्या मिलता है हमको, सफ़ेद हो जाता है। ठीक, और यदि मैं इसका रासायनिक रूप से देखूँ तो रासायनिक रूप से यह साधारण होता है, रासायनिक रूप से यह साधारण मैग्नीशियम, यानी क्या होता है, इसका जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। तो यह रासायनिक रूप से साधारण मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ठीक, और यह कहाँ कहाँ मिलता है, तो यह भारत में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि के कुछ स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, विद्युत रोधक साथ साथ ऊष्मा रोधक होता है, यानी क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बना लगा देता हूँ तो क्या होता है, ये यहाँ से करंट तो फ्लो नहीं होने देगा, साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो ऊष्मा जनरेट होगी उसको भी क्या होता है, कहीं भी फ्लो नहीं होने देता। तो ये क्या होता है, विद्युत रोधक होने के साथ साथ ऊष्मा रोधक भी होता है। इसलिए हम क्या होता है, इसको प्रेस में यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, प्रेस की जो पूरी कॉइल है उसको नीचे जो आपकी सोल होती है, ठीक, यानी जो आपका लोहे का वो रहता है उस साइड इसको क्या करता है, पूरी कॉइल पूरी हीट को उस साइड ट्रांसफर करता है और हीट को आपके हैंडल के साइड नहीं आने देता। इसलिए हम क्या होता है, इसको लगा के रखते हैं। साथ साथ क्या करता है, ये इंसुलेशन का भी कार्य करता है। तो ये क्या होता है, आपका एक ऐसा मटेरियल होता है जो विद्युत रोधक होने के साथ साथ ऊष्मा रोधक भी होता है। ठीक, इसका प्रयोग उद्योग में, यानी अगर इंसुलेशन के अलावा हम इसका प्रयोग देखें तो इसका प्रयोग इंसुलेशन के अतिरिक्त अम्ल छानने, रासायनिक उद्योग तथा रंग बनाने के कारखाने में किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मटेरियल पर। अगला मटेरियल जो हमारा क्या है, एवोनाइट। तो एवोनाइट क्या होता है, आपको देखने में, यदि मैं इससे रंग की बात करूं तो ये आपको एवोनाइट लकड़ी के जैसे होता है। देखेंगे तो आप लकड़ी के जैसे देखिएगा, और कैसे होता है, काले रंग का होता है। ठीक, इसमें गंधक मतलब आपका क्या कहलाता है, सल्फर। ठीक, सल्फर को हम गंधक बोलते हैं। तो इसमें सल्फर या गंधक की मात्रा 30 से 50% तक होती है। ठीक, और इसे हम क्या कर सकते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसका जो हमें इसको हम 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर भी ऐसी जगह जहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर इस एवोनाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका प्रयोग हम मेनली करते कहाँ है, तो इसका प्रयोग जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है आपका, इसका प्रयोग बैटरी के कंटेनर बनाने में, मीटर के फ्रेम बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका एवोनाइट। अब हम चलते हैं अपने अगले इंसुलेटर की तरफ, जो हमारा क्या है, फाइबर। तो मैं यहाँ पर बहुत से इंसुलेटर ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो यहाँ पर देखेंगे हम फाइबर। तो फाइबर पर क्या होता है, इस पर आग का प्रभाव बहुत कम होता है। अब देखते हैं कि फाइबर वगैरह के हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो फाइबर में क्या होती है, आग नहीं लगती। ठीक, और इसे आसानी से काटा जा सकता है और इसमें आसानी से होल भी किए जा सकते हैं, यानी हम इसको आसानी से काट कर किसी भी शेप में दे सकते हैं और साथ में उसको होल कर कहीं भी कस सकते हैं। तो इसका जो प्रयोग है मेनली पैनल बोर्ड बनाने में, मशीनों के टर्मिनल बनाने में किया जाता है। तो आप देखिए मशीनों के टर्मिनल में जो इंसुलेटर लगे रहते हैं वो फाइबर्स के भी बने होते हैं। और पैनल बोर्ड, यानी कि पैनल बोर्ड में जो वायरिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइबर का प्रयोग करते हैं। तो फाइबर भी हमारा क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इसके बाद हम चलते हैं गट्टापार्चा। तो ये क्या होता है, आपको सबसे अलग इंसुलेटर होता है। ये बहुत पहले प्रयोग किया जाता था जब हमारी रबड़ वगैरह नहीं थी, तो उस कंडीशन में गट्टापार्चा का प्रयोग करते थे। तो क्या होता है, इसको जो होता है पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। गट्टापार्चा को हम क्या करते हैं, पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, और यह क्या होता है, यह एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष का वंश होता है। यानी जो उष्णकटिबंधीय वृक्ष होते हैं उनका एक प्रकार है, और जो दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, ये कहाँ पर मिलता है आपको, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें एक प्रत्यास्थ रबर के बनाया, यह एक अप्रत्यास्थ रबर के रूप में होता है, यानी कि एक रबड़ के टाइप होता है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल रबड़ होती है वो खिंचती है, लेकिन ये जो इस टाइप की रबर होती है जो आपको क्या होता है, स्ट्रेचुअल नहीं होती। तो इसका होता है, ये अप्रत्यास्थ रबर के जैसे होता है। यह रबर विशेष पेलिकम गट्टा नामक, यानी जो पेलिकम गट्टा नामक प्रजाति के पेड़ से प्राप्त की जाती है। इसका जो पेड़ होता है वो क्या होता है, पेलिकम गट्टा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गट्टापार्चा भी बोलते हैं। और रासायनिक रूप से गट्टापार्चा का एक पॉलीपेरीन है जो आइसोप्रीन और पॉली आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। यानी क्या होता है, एक टाइप का बहुलक है, यानी बहुत सारे अणुओं को जब मिलाकर हमको ये तत्व बनाते हैं उसको हम बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये क्या होता है, रासायनिक रूप से गट्टापार्चा का होता है पॉलीटिपरीन है जो आइसोप्रीन और पॉली आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी आइसोप्रीन और पॉली आइसोप्रीन से मिलकर बना होता है। ठीक, इसका गलनांक 650 से 560 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो क्या होता है, यह लगभग 560 से 650 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गलता, यानी इसका गलनांक कितना होता है, 650 से 560 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो इसका जो सबसे मेन क्वालिटी उसका यही है कि इस पर क्या होता है, पानी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इसका प्रयोग हम ऐसी जगह पर जरूर करते हैं जहाँ पर क्या होता है, ऐसी जगह पर इंसुलेशन करने के लिए करते हैं जो लगातार पानी में डूबी रहती है। तो इस पर पानी का प्रभाव नहीं होता, और इसका प्रयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ केवल आपकी लगातार पानी में डूबी हो। ठीक है, तो गट्टापार्चा से आपको एक और पॉइंट है यहाँ पर
कि गटापार्चा से मिलता जुलता एक पदार्थ बाल्टा है, ठीक, जिसे बाल्टा या बाल्टा गटा भी कहते हैं। इसका उपयोग भी गटापार्चा की तरह किया जाता है। यानी अगर आपको वाल्टा या वाल्टा गटा मिलता है तो वो भी क्या होता है, आपका गटापार्चा के जैसे होता है। तो ये गटापार्चा मेनली याद रखिए कहाँ पर होता है, समुद्र वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर क्या होती है, केबलें लगातार पानी में डूबी रहती हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है कि ये क्या होता है, कभी भी नमी को केबल के अंदर नहीं जाने देता। तो अगर नमी केबल के अंदर नहीं जाती तो हम इसको ऐसी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर केबल क्या हो, केबल हमेशा आपकी पानी में डूबी रहती हो, तो हम उसका वहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला चलते हैं हम अपने अगले उसकी तरफ। तो अगला क्या है हमारा, साइकिल। ठीक, तो साइकिल को हम क्या बोलते हैं, दाना लाख। इसको हम क्या बोलते हैं, दाना लाख भी कहते हैं। और इसे पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। यानी एक पेड़ होता है जिसकी छाल से हम क्या करते हैं, साइकिल को प्राप्त करते हैं। आप तो देखा भी होगा साइकिल इंसुलेटर होते हैं हमारे, तो एक इंसुलेटर का टाइप होता है वो, ठीक है। तो ये मटेरियल है, वो इंसुलेटर का टाइप होता है, ये मटेरियल है, ठीक। इसे लिक्विड अवस्था में बना जा सकता है। यानी क्या कर सकते हैं, हम साइकिल को, ये दाना लाखा को एक लिक्विड अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग वार्निश बनाने में किया जाता है और माइकानाइट में सीमेंट के रूप में भी किया जाता है। तो हम अगले माइकानाइट आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो से जरूर जुड़े रहें। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइकिल। इसके बाद हम चलते हैं आपके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, लेडराइट। ठीक, तो लेडराइट क्या होता है, आपका खराब रुई से बनाया जाता है। यानी जो हमारी रुई खराब हो जाती है उससे हम क्या बना लेते हैं, लेडराइट बना लेते हैं। और लेडराइट पर क्या होता है, इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, मीटर में इंसुलेशन करने में तथा वाइंडिंग करने में लेडराइट का प्रयोग किया जाता है। मेनली इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेडराइट पेपर। उसी इंसुलेटर की क्या हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, लेडराइट पेपर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम इंसुलेटर केवल वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम ज़्यादा पॉइंट को डिस्कस नहीं करने वाले। इसके बाद हमारा क्या, एम्पायर क्लॉथ। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, आपका एम्पायर क्लॉथ। ठीक, तो हम देखते हैं एम्पायर क्लॉथ में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये होता है कि इसे कॉटन के कपड़े को, यानी जो हमारा नॉर्मल कॉटन का कपड़ा होता है उसको हम क्या कर लेते हैं कि बार्निश में डुबोकर तैयार किया जाता है। हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े को बार्निश में डुबोकर एम्पायर क्लॉथ को बनाते हैं। इस पर तेल, ग्रीस, नमी का कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी इस पर जो तेल और ग्रीस वगैरह होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखिए एम्पायर क्लॉथ क्या होता है, हमारे मशीन के स्लॉट में लगे रहते हैं इंसुलेशन करने के लिए। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मशीन के स्लॉट करने में। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जिसको हमारा क्या है, एनिमल। ठीक, एनिमल। तो एनिमल क्या होता है आपका, यह एक पतला द्रव होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, एक पतला द्रव होता है बहुत। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन में वाइंडिंग और इंसुलेशन में किया जाता है। यानी एनिमल को हम क्या करते हैं, वाइंडिंग में इंसुलेशन करने के बाद उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये पूरी वाइंडिंग को कवर कर लेता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एनिमल कहलाता है। और बाइंडिंग को क्या करता है, आपस में बांध कर रखता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एनिमल। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल क्या होता है, हमारा एक इंसुलेटिंग ऑयल होता है। ठीक, मिनरल ऑयल क्या होता है, हमारा इंसुलेटिंग ऑयल होता है। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, आपके ट्रांसफार्मर वगैरह में ज़्यादा यूज करते हैं। तो मिनरल ऑयल में क्या होता है, मेनली इसकी जो प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग होने के साथ साथ आग को भी सूख लेता है। यानी हमारे जो सर्किट ब्रेकर में जब सर्किट ब्रेक होता है तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी एक आर्क जनरेट होती है। आप इसको नॉर्मल भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। जब भी आप क्या करते हैं, स्विच को बंद या चालू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हल्की सी चिंगारी जनरेट होती है। तो जब हम बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर को ऑन या ऑफ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिंगारी जनरेट होती है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम उसके वो चिंगारी को एब्जॉर्व करने के लिए वहाँ पर ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या होता है, वहाँ पर मिनरल ऑयल प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है, एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसे कार्य करता है। ठीक, तो इसका प्रयोग स्टार्टर, स्विच गेयर, ऑयल, सर्किट ब्रेकर आदि में किया जाता है। इसमें गर्मी को कम कर देते हैं। यानी क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्व कर सकता है। यानी एज अ कूलेंट भी हम इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसका हम कूलेंट के जैसे कब प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की हीटिंग को ठंडा करने के लिए भी हम ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं। मेनली जो इंडिया में यूज किया जाता है वो पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। अगला हम चलते हैं बिटुमन। तो बिटुमन आपने देखा होगा, जो आपके पहले जो काले रंग के आपके स्विच वगैरह आते थे, टम्पलर स्विच, वो सब बिटुमन के बने होते। तो बिटुमन क्या होता है, काले रंग का टारकोल जैसे पदार्थ होता है। ठीक, इसका प्रयोग वार्निश बनाने में किया जाता है, सशक्त किया जाता है, केबल के इंसुलेशन में भी किया जाता है। ठीक, तो यह काले रंग का क्या होता है, टारकोल जैसे पदार्थ होता है, यानी कि एक डामल जैसे बोलते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोले। तो इसका प्रयोग वार्निश बनाने में किया जाता है और केबल के इंसुलेशन में भी किया जाता है। इसके बाद हमारा क्या होती है, एक सूखी लकड़ी। और सूखी लकड़ी भी क्या होती है, हमारी एक ऐसा अच्छा इंसुलेटर बन सकती है कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो लकड़ी होती है वो कभी करंट को कंडक्ट नहीं करती हो, लेकिन वहाँ पे कंडीशन होती है कि लकड़ी क्या होनी चाहिए, आपकी सूखी होनी चाहिए। तो इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल ना हो। अगर नमी की मात्रा होगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारा एज इंसुलेटर के जैसे वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सूखी लकड़ी एक अच्छा इंसुलेटर होती है। इस पर नमी का प्रभाव तथा आग का प्रभाव होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपका, अगर आप कहीं भी लकड़ी एज इंसुलेटर प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर नमी भी हो सकती है और जल्दी से आग भी लग सकती है।
इस पर तेल तथा वार्निश का प्रयोग करके लो वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम क्या करें, लकड़ी को तेल में डुबो दें या फिर हम उसको वार्निश उसके ऊपर करते हैं तो उसको हम लो वोल्टेज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और वायरिंग बोर्ड, पैनल बोर्ड बनाने में जो हमारे पहले बोर्ड बने होते वो किसके बने होते थे, आपके लकड़ी के बने होते थे। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई भी बैटरी बनाते हैं तो इसकी पॉजिटिव प्लेट के बीच में धनात्मक प्लेट डालते, ऋणात्मक प्लेट या ऋणात्मक प्लेट के साथ पॉजिटिव प्लेटें रखी होती हैं। तो इन प्लेटों के बीच में जो सेपरेटर होता है, जिससे पॉजिटिव और ऋणात्मक प्लेट शॉर्ट सर्किट ना हो, तो वहाँ पर सेपरेटर के रूप में क्या करते हैं, आपका लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे जो कहीं कहीं पर ट्रांसमिशन लाइन में जो खंभे होते हैं वो लकड़ी के भी होते हैं। मेनली 50 से 80 मीटर की दूरी तक हम क्या करते हैं, लकड़ी के खंभे का प्रयोग कर सकते हैं। उतने ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। हम नॉर्मल अवस्था में आरसीसी यानी जो मॉडर्न है वो आरसीसी या आपके टम्बलर टाइप ट्यूबों का खंभों का प्रयोग किया जा रहा है। अगला हमारा है माइकानाइट। तो आप देखिए माइकानाइट होता कुछ नहीं है। जब हम क्या करें माइका को, ठीक, तो माइकानाइट टाइप का पूरा बिल्कुल माइका यानी कि अभ्रक जैसे होता है। माइका को जो हम क्या करें कागज पर वार्निश के द्वारा लगाते हैं, यानी माइका को हम पतले पतले रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और उसको कागज पर चिपका दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका माइका नाइट कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, माइका नाइट। अगला पॉइंट है हमारा बैकेलाइट। वो माफ करिए, जो हमारे यहाँ पर जो ट्यूबलर वगैरह आते थे, टम्बलर स्विच वगैरह, वो बैकेलाइट के होते थे। मैंने बिटमन बोल दिया वहाँ पर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बैकेलाइट होगा। तो यहाँ पे काले रंग का, भूरे रंग का पदार्थ होता है, ठीक, जिसे हम खांचे में डालकर एक रूप प्रदान किया जाता है। तो ये क्या होता है, आप देखेंगे काले रंग के पहले स्विच आते थे, तो हमारा क्या हो जाता है, बैकेलाइट होता था। और ये बैकेलाइट का होता है आपका किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्विच होल्डर आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्सिलीन। तो पोर्सिलीन आप देखा ही होगा, पोर्सिलीन क्या होता है, मेनली इंसुलेटर बनाए जाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक। तो यह किसके का मिश्रण होता है, क्वेलिन फॉस्फर और क्वार्ट्ज का मिश्रण होता है। यह क्या होता है, फायर प्रूफ होता है। आप जो नॉर्मल घर में स्विच वगैरह देखते हैं, फ्यूज देखते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, पोर्सिलीन के बने होते हैं, ठीक। इस पर पॉलिश करते हैं जिससे इसका पर नमी का प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप देखिए पोर्सिलीन का जो कलर होता है, मेनली जो कलर होता है इसका सफ़ेद होता है, ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पर नमी का प्रभाव ना पड़े तो इसके ऊपर एक पॉलिश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसका कलर बार बार चेंज होता रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसका जो मेन कलर है वो सफ़ेद है, ठीक। तो आगे मैंने इसको पॉइंट को दिया है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इंसुलेटर, किटकेट, फ्यूज, सीलिंग रोज आदि बनाने हम क्या करते हैं, इस पोर्सिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका रंग सफ़ेद होता है, बाद में इस पर पॉलिश की जाती है जिससे इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो आप जो नॉर्मल फ्यूज देखें घर वगैरह में आपके लगे रहते हैं मीटर के आसपास, वो क्या होते हैं, आपको हल्के से क्रीम कलर के दिखते हैं। तो वो अगर आप उसके अंदर जाकर देखें, उस फ्यूज को खोलिए, उसके अंदर देखेंगे पूरा सफ़ेद कलर का फ्यूज होता है लगभग। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पोर्सिलीन कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवीसी। और पीवीसी का अगर नॉर्मल एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी वगैरह, वहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे बेसिक में कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जरूर याद रखें, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस पर क्या होता है, नमी, वातावरण तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसलिए आजकल क्या होता है, आपका जो पीवीसी है वो मोस्टली यूज हो रहा है आपके घरों की वायरिंग में। और आपके जो कंड्यूट पाइप वगैरह होते हैं वो आप किसके बने होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं। तो क्या होता है, पतला और लचकदार होता है। हम आप देख सकते हैं, आप घर में जो केबलें होती हैं आप उनको आसानी से मोड़कर कहीं भी रख सकते हैं। तो क्या होता है, ये पतला भी होता है, साथ साथ आपका लचकदार भी होता है। यह ज्वलनशील होता है तथा तेल में घुलनशील होता है। क्या होता है, यदि आप इसको तेल में डालेंगे तो ये घुल जाएगा। साथ में यदि इसमें आग आसानी से लग जाती है, यानी उतने आसानी से नहीं लगती, फिर भी बहुत हद तक ये राख को झेल सकता है। लेकिन जैसे हमारे गट्टा पार्चा, बिटमन और इन सब में बहुत कम आग लगती है, चीनी मिट्टी, पोर्सिलीन में, उसके कंपेयर में आपके पीवीसी में जल्दी आग लग जाती है। पीवीसी एक टाइप का प्लास्टिक ही है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल तारों के इंसुलेशन में के रूप में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी फ्लेक्सिबल तार जो हमारे होते हैं घरों में, आप जो वायर देखते हैं उनका क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल वायर। यानी ऐसा वायर जो आसानी से मुड़ जा सके, उसका हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल वायर। तो फ्लेक्सिबल वायर के इंसुलेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा एक और इंसुलेशन होता है कांच। तो कांच क्या होता है, एक पारदर्शी कुचालक होता है। यानी कांच भी क्या होता है, हमारे एक अच्छा इंसुलेटर होता है। इस पर नमी, तेल, ग्रीस आदि रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, ठीक। इसकी यांत्रिक शक्ति कम होती है। आप देख सकते हैं कांच का होता है बहुत जल्दी से टूट जाता है, इसलिए इसकी यांत्रिक शक्ति कम होती है। तो कांच का भी हमारे इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आपके बल्ब वगैरह बनाने में पूरे कांचों का प्रयोग होता है। तो जैसे इनकैंडिसेंट लैंप, यानी कि आपका जो नॉर्मल बल्ब होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, मर्क्यूरी लैंप, ट्यूबलाइट, ओवरहेड इंसुलेटर। कभी कभी ओवरहेड इंसुलेटर में भी क्या होता है, हमारे जो ओवरहेड लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें भी हम कांच का प्रयोग करते हैं। तो ओवरहेड इंसुलेटर में क्या होता है, कांच का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है माइका। माइका को हम क्या बोलते हैं, अभ्रक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह फायर प्रूफ है और इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है। तो यह क्या होता है, एक फायर प्रूफ रहता है, वाटर प्रूफ, यानी इस तरह पानी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और आग का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसमें क्या होता है, माइका। इसकी प्राइवेट जो सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट जो सामर्थ्य किसकी होती है, तो वहाँ पर आपका जो आता है वो अभ्रक आता है।
जैसे कम्यूटेटर सेगमेंट, आप देखिए जो डीसी मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है उसके सेगमेंट सफ़ेद कलर का जो पदार्थ बड़ा होता है हमारा क्या कहलाता है, माइका या अभ्रक कहलाता है। उसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट में। इसका परावैद्युतिक स्थिरांक भी अधिक होता है और हाई परावैद्युतिक स्थिरांक से आता है हाई परमिटिविटी से। यानी अगर आपसे पूछना परावैद्युतिक स्थिरांक तो क्या कहलाता है, ये आपका हाई परमिटिविटी को शो करता है। और परमिटिंग यूनिट क्या होती है, फैरेड प्रति मीटर। ठीक, यानी कोई भी चीज़ क्या होती है अपने अंदर कितना आवेश स्टोर कर सकती है, उसकी परमिटिविटी कहलाती है। तो ये क्या कहलाता है, हाई परावैद्युत स्थिरांक से आता है। आपका क्या होता है, हाई परमिटिविटी से होती है। और आपसे जब पूछता है परावैद्युत सामर्थ्य तो वो अलग होता है। तो मैं आपको आगे नीचे एक टेबल बताऊंगा जिसमें हर एक मटेरियल की आपको परावैद्युत सामर्थ्य बता दी जाएगी। तो आप वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। ठीक, इसके बाद होता है इसको क्या करते हैं हम पतली पतली सीट के रूप में बना सकते हैं, जिसका हम कई जगह पर अलग अलग शेप में बनाकर इसका यूज करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिकल मशीनिंग किनारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभ्रक हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अगला हम चलते हैं आपके रबर। तो रबर क्या होती है, आपकी एक नरम इंसुलेटर होती है। ठीक, रबर क्या होता है आपका, यह एक नरम इंसुलेटर है। इसमें 5% गंधक 95% रबर को मिलाकर, यानी आपकी जो नेचुरल रबर होती है, यदि हम उसको क्या करें आप उसमें नेचुरल रबर में जो हमको पेड़ों वगैरह से मिलती है उसमें हम क्या करें 5% गंधक को मिला दें तो हमारे जो रबर इंसुलेटर में प्रयोग की जाती है वो बन जाती है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, VIR केबल, यानी कोई आपकी वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होती है वो आपके क्या कहलाती है, यही कहलाती है। तो ये क्या होती है 105 डिग्री सेल्सियस तक पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी हम क्या करते हैं इसमें 5% गंधक और 95% रबर को मिलाकर 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबर बन जाती है। लेकिन इस पर तेल या गीस का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इस पर तेल बंद होते, इसे वल्कनाइज रबर भी कहते हैं या VIR वल्कनाइज इंडियन रबर भी बोलते हैं। ठीक, इसका प्रयोग तारों के इंसुलेटर, दस्ताने बनाने, बैटरी के कंटेनर बनाने में किया जाता है। इसके बाद है हमारा क्या, पेपर इंसुलेशन। तो पेपर इंसुलेशन से हमारा मेनली जो रिलेशन है वो आपका क्या है, वाइंडिंग वायर्स, यानी आपकी जो ये वाइंडिंग वगैरह होती है मोटरों में, उनमें जो इंसुलेटर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पेपर इंसुलेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर इंसुलेटर को पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे इंसुलेटर आपका क्या हो जाएंगे, वाइंडिंग इंसुलेशन से रिलेटेड होंगे। तो वाइंडिंग में जो इंसुलेटर होते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, पेपर इंसुलेटर। तो अब हम देखते हैं इंसुलेटिंग पेपर। ठीक, तो वाइंडिंग कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थ, यानी जो मेनली होते हैं वो किसके कहलाते हैं, वाइंडिंग पेपरों में होते हैं। सबसे पहले हमारा इंसुलेटिंग पेपर। ठीक, तो इंसुलेटिंग पेपर क्या कहलाता है कि देखिए इनका, ठीक है, इनका जो उपयोग होता है, इसका जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, आर्मेचर कोर के खांचों में स्थापित, जो हमारी आर्मेचर की कोर होती है, यानी जहाँ पर हम वाइंडिंग करते हैं वहाँ पर वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है और कोर को पृथक रखने के लिए किया जाता है अचालक का प्रकार निम्नलिखित होता है। सबसे पहला हमारा जो इंसुलेटिंग पेपर वो कौन सा है, आपका लेटराइट पेपर। तो यहाँ पे देखिए लेटराइट पेपर ये क्या होता है, यह गहरे स्लेटी रंग का मजबूत तथा उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला पदार्थ होता है। यानी क्या होती है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला पदार्थ है इसका उपयोग क्या होता है, विद्युतीय धारावाही चालकों के कोर के खांचों में, यानी आप देखिए कि जो कोर यानी वाइंडिंग होती है उसमें क्या होती है, कोर होती है, तो वहाँ पर खांचों में क्या होता है, हम लेटराइट पेपर लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं। यदि हम ऐसे ही वाइंडिंग कर लेंगे तो हमारी जो कोर है या कोर की जो वाइंडिंग है वो स्टेटर से क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने लगेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हम किसका प्रयोग करते हैं, लेटराइट पेपर का। उसके बाद हमारा आता है प्रेस पेन पेपर। ठीक है, तो प्रेस पेन पेपर क्या होता है, सामान्य पीले रंग का होता है। तो आपको जो वाइंडिंग में पीले रंग के पेपर देखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रेस पेन पेपर कहलाते हैं। यह अत्यधिक चमकदार मोटा कागज होता है। इसका उपयोग लेटराइट पेपर की भांति किया जाता है। जहाँ हम लेटराइट पेपर का यूज करते हैं वहाँ प्रेस पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किस श्रेणी का चालक होता है, श्रेणी ए का चालक होता है। तो आगे हम इसको चालकों की श्रेणी भी बताने वाले हैं, किस श्रेणी में कितना डिग्री सेल्सियस तक अचालक का रखा जाता है। अचालक को उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्लास Y, A, E, क्लास B, C ऐसी क्लासें होती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, ट्रिप्लेक्स पेपर। तो ट्रिप्लेक्स पेपर क्या होता है, लेटराइट तथा प्रेसपन कागज के बीच ठीक पॉलीएस्टर पदार्थ को नमी रोधी पदार्थ लगाकर तैयार किया जाता है। यानी कि हमने क्या किया, एक लेटराइट पेपर लिया, उसके बीच में पॉलीएस्टर पदार्थ को नमी रोधी, यानी क्या होता है, ये जो नमी को ना सोखे उनको लगाकर क्या लेटराइट और प्रेसपेन पेपर के बीच में इस पॉलीएस्टर को लगाकर ही हम किसको बनाते हैं, ट्रिप्लेक्स पेपर को बनाते हैं। और क्या होता है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य बहुत अधिक होती है और इससे क्या होता है, आपका क्लास ई का चालक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा थ्योरिकल एनालिसिस होता है पूरा इंसुलेटर पे। अगला हम चलते हैं मिलीमैक्स पेपर। मिलीमैक्स तो ये आपको क्या है, सफ़ेद दूधी रंग का दिखाई देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमैक्स पेपर। ठीक है, सिंथेटिक कागज है, प्रायः नमी रोधी एवं उच्च विद्युतिक तथा यांत्रिक सामर्थ्य वाला होता है। इसे हम श्रेणी ए तथा बी का चालक पदार्थ कहते हैं।
ठीक। तो ये हमारे किस श्रेणी में आता है, श्रेणी ए तथा बी में है। आपने देखा भी होगा जो आपके बाइंडिंग में सफेद कलर का पदार्थ होता है आपका कौन सा कहलाता है, मिलीमैक्स पेपर। हम चलते हैं माइकानाइट पेपर पर। तो यहाँ पे कुछ आपको रिपीट भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, कागज अथवा कपड़े पर अभ्रक की परत चढ़ाकर, मैंने आपको बताया था कि अब कागज या कपड़े पर क्या कहते हैं हम, माइका की परत या अभ्रक की परत चढ़ाकर ये तैयार किया जाता है। यह प्रायः सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, क्योंकि माइका आपका सफ़ेद रंग का होता है तो यह भी क्या होगा, सफ़ेद रंग का होता है। यह श्रेणी ई तथा बी का अचालक पदार्थ होता है। यह नमीरोधी, अग्निरोधी तथा उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता वाला होता है। तो इसमें क्या होता है, हम अभ्रक का प्रयोग कर रहे हैं और अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो माइकानाइट पेपर की भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है आपकी, ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है इंसुलेटिंग क्लॉथ। ठीक। तो इंसुलेटिंग क्लॉथ भी क्या होता है, यह कागज में जहाँ पर भी हम पेपर का प्रयोग करें, कागज की तुलना में एक लचीला होता है। इसका उपयोग वाइंडिंग कॉइल में ऊपर अचालक परत के रूप में लपेटने में किया जाता है। आप देखिए आपकी वाइंडिंग जब भी होती है पूरे, अगर आप किसी मोटर की वाइंडिंग खोलेंगे तो वो क्या होती है कि बड़ी मोटर की वाइंडिंग खोलेंगे तो वहाँ पर क्या होती है, उस वाइंडिंग को हम एक सूती पेपर से लपेट देते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके इंसुलेटिंग क्लॉथ कहलाते हैं। वो क्या होती है, पूरी वाइंडिंग कवर होती है, जिससे अगर थोड़ा बहुत वाइंडिंग का इंसुलेशन ब्रेक भी होता है तो वो क्या हो, आपका स्टेटर कोर या मॉस्टर की बॉडी से कनेक्ट ना हो, तो हमारे कौन से कहलाते हैं, इंसुलेटिंग क्लॉथ। तो सबसे पहले हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, एम्पायर क्लॉथ। ठीक। तो एम्पायर क्लॉथ क्या होती है, कपड़े पर इंसुलेटिंग वार्निश की परत चढ़ाकर, यानी कपड़े पर वार्निश की परत चढ़ाकर सुखाकर तैयार किया जाता है। और यह वार्निश के रंग के अनुरूप, यानी कि आपको जिसमें जो वार्निश प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुरूप क्या होता है, अनुरूप पर पीले रंग का या काले रंग का होता है। और यह किसका होता है, आपका श्रेणी ए का अचालक पदार्थ होता है। इसके बाद हमारा जो आता है फाइबर ग्लास क्लॉथ। ठीक। तो ये क्या होता है, आपके फाइबर ग्लास क्लॉथ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है तथा यह अधिक तापमान को भी सहन कर सकता है। यानी हमारा जो फाइबर ग्लास क्लॉथ होता है अधिक तापमान को भी सहन कर सकता है। या वार्निश आलेपित कपड़े का रंग सुनहरा तथा पीला होता है, यानी इसमें हम जो वार्निश आलेपित करते हैं वो उसका जो रंग होता है वह क्या हो जाता है, ये सुनहरा या पीला होता है। जबकि वार्निश लेप रहित कपड़े का रंग सफ़ेद होता है, यानी जो स्पेशल क्लॉथ होता है जो फाइबर का बना होता है, नहीं वार्निश अगर हम उसमें लेप करेंगे तो वो आपको सफ़ेद रंग का नहीं, यानी वार्निश का लेप होकर वो सुनहरे या पीले कलर का दिखाई देता है। यदि हम उसमें वार्निश का लेप ना कर ऐसे ही छोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी ई तथा बी का चालक पदार्थ होता है। इसके बाद हमारा होता है इंसुलेटिंग टेप। तो इसका उपयोग क्या होता है, आपका चालकों तथा अथवा चालकों के समूह पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। अनेक चालक तारों को एक जगह बांधने में किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो नॉर्मल आपका टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग टेप। जब भी हम कहीं पर ज्वाइंट लगाते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसुलेटिंग टेप का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो इंसुलेटिंग टेप में भी बहुत से टाइप होते हैं। एक हमारा कौन सा होता है, कॉटन टेप। तो यहाँ पर हम जो भी इंसुलेटर की बात करें उस आपकी वाइंडिंग में जो इंसुलेटर प्रयोग होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो पहला हमारा कौन सा होता है, कॉटन टेप। यह सफ़ेद रंग का सूती पट्टी होती है, श्रेणी ए का चालक पदार्थ, यानी एक सूती कपड़ा होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, एम्पायर टेप। तो यदि हम इसी वार्निश यानी जो आपका सूती कपड़ा होता है उसी को हम वार्निश में डुबोकर सुखाकर तैयार कपड़े की पट्टी को वार्निश क्या बोलते हैं, हम एम्पायर टेप बोलते हैं। तो आपका जो कॉटन टेप है उसमें हम वार्निश करते हैं तो हमारा कौन सा बन जाता है, आपका एम्पायर टेप। तो यह प्रायः क्या होता है, पीले अथवा काले रंग का होता है और इसका होता है श्रेणी ए का चालक पदार्थ है। इसके बाद हमारा आता है फाइबर ग्लास टेप, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए फाइबर ग्लास टेप में क्या होता है, यह कांच की रुई तथा सूत से तैयार किया गया टेप है। ठीक। जो उच्च तापमान पर कार्य कर सकती है और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। श्रेणी बी तथा एफ का चालक पदार्थ है। किसका, श्रेणी बी तथा एफ का। इसके बाद हमारे जो आपकी इंसुलेटिंग स्लीव, आप देखेंगे कि आप जब भी वाइंडिंग देख रहे हो उसमें क्या होता है, आपके वायर के ऊपर एक पतला है यानी एक पाइप टाइप का क्या होता है, एक टेप चढ़ा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। तो इसका प्रयोग तारों तथा उनके जोड़ों पर अचालक आवरण चढ़ाने के लिए किया जाता है। अचालक पदार्थ बनी खोखली नलिकाएं होती हैं, यानी कि पाइप टाइप का होता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है। कॉटन स्लीव। तो आप देखिए कॉटन स्लीव क्या होती है, आपकी सूती धागे को बुनकर तैयार की जाती है जो श्रेणी ई का चालक पदार्थ है। इसके बाद हमारा एम्पायर स्लीव। यदि हम क्या करें, सूती कपड़े के ऊपर वार्निश करें तो हमारा एम्पायर टेप बन रहा था। तो यही हम क्या करें, कॉटन कपड़े के ऊपर यदि हम वार्निश करें तो हमारे कौन सी बन जाएगी, एम्पायर स्लीव। और एक हमारी आती है पीवीसी स्लीव, जो क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नामक सिंथेटिक पदार्थ से बनाई जाती है। यानी किससे बनी होती है, पीवीसी से बनी होती है। ये नमी रोधी होती हैं परंतु तापमान बढ़ने पर पिघलने लगती है। आप देखिए कि आपका जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो यदि आप नॉर्मल पीवीसी भी देखें तो उसको जैसे गर्म करते हो पिघल जाता है, तो वैसे क्या होती है, ये पिघलने लगती है। अतः इनका उपयोग मोटर जनरेटर केवल बाहर संयोजक तार यानी जो तार बाहर निकले होते हैं उन्हीं के लिए किया जाता है। वाइंडिंग के अंदर इसका हम प्रयोग नहीं करते क्योंकि हमारी क्या होती है, वाइंडिंग हीट होती है और हमारा पीवीसी क्या हो सकता है, पिघल सकता है। तो हम केवल क्या करते हैं, बाहर टर्मिनल में पीवीसी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारी आती है फाइबर ग्लास टीप। ठीक। तो ये सूती धागे से बनी फाइबर ग्लास वार्निश में डूबी गई स्लीव होती है। ये प्रायः काले रंग की होती हैं।
श्रेणी ई, बी तथा एफ के चालक पदार्थ होता है। तो ये पूरा थ्योरी है यहाँ पर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं अपना फाइबर पर। अन्य चालक पदार्थ फाइबर, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यह एक अच्छा का चालक पदार्थ होता है। इसका प्रयोग खांचे में, कॉइल में बैठाने अथवा उन्हें बंद करने तथा टर्मिनल की प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। यह सूती धागे व कपड़े पर आधारित अचालक पदार्थ है जो लगभग 1 से 12 mm मोटाई में बनाया जाता है। यह श्रेणी ए, ई तथा बी प्रकार का अचालक पदार्थ होता है। इसके बाद आपका होता है बांस। तो बांस भी क्या होता है कि लकड़ी का है, जो हमने डिस्कस किया था कि लकड़ी एक अच्छा कुचालक हो सकती है, तो वो भी हमारा क्या है, एक अच्छा कुचालक है। इसका उपयोग फच्चर यानी आप देखेंगे स्लॉट वेजेस के रूप में, कॉइल कहीं कहीं अगर सेट नहीं हो रही तो वहाँ पे हम स्लॉट वेजेस के रूप में बांस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है वार्निश। तो वार्निश आप देखिए एक द्रव अचालक पदार्थ होता है जिसका उपयोग अन्य बाइंडिंग चालकों के उत्पादन अचालकों का, ठीक। तो अब वार्निश का होता है, वार्निश आपका जो होता है एक अचालक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग हम कहीं भी बाइंडिंग अगर एक बार करने के बाद उसमें हम वार्निश डाल देते हैं, जैसे अगर थोड़ा बहुत इंसुलेशन में ब्रेक हो तो वो वार्निश का होता है पूरी बाइंडिंग में जाकर जम जाता है और इंसुलेशन में ब्रेक होने पर भी हमारी जो मशीन है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होती। तो हम चलते हैं इसके जो वर्ग है BIS 2127, 195 और 190/85 के अनुसार क्या हुआ, चालकों का वर्गीकरण किया गया। तो ये वर्गीकरण जो है वो मेनली किस पे किया गया है कि तापमान पे किया गया है कि कोई भी अचालक पदार्थ कितना तापमान को सह सकता है। इसके हिसाब से इन्हें जो क्लासेस डिसाइड किए हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, इसको मेनली 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है वाई। तो वाई के अंतर्गत आपके कौन से आते हैं 90 डिग्री सेल्सियस तक, यानी जो वाई है वो कितना सह सकता है 90। इसके बाद हमारा आता है ए, वो कितना सह सकता है 105। और ई क्लास के अंदर जो आता है वो कितने सह सकते हैं 150। तो आपको क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई जो देखते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं 150। तो यहाँ पे आप देखिए इस ई को ज़्यादा फोकस कीजिए, ई बार बार पूछा गया एग्जाम में, क्लास ई टेम्प का बाइंडिंग टेम्परेचर कितना होगा, वो कितना होता है 120। इसके बाद हमारा आता है बी, एफ और एच। तो आप इसको सीधा यहाँ से याद रखिए 90, 105, 120, 130, 155, 180 और फिर 200 से 250 तक। तो हमारी कौन सी हो जाएगी क्लास सी। तो इसको आप टेबल को आपको याद ही करना है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो पहले आप देखिए क्लास ए में कौन कौन से आते हैं हमारे, सूत, रेशम, सामान्य कागज। क्लास वाई में आती है हमारी, यही चीज़ हमारी किस्मत नहीं लगभग क्लास ए में। इसके बाद लेटराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर। तो ये लेटराइट पेपर और एम्पायर क्लॉथ ये जरूर याद है। क्लास ई को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। और इस अभ्रक को याद रखेंगे, अभ्रक हमारे किस में आता है तो बी में या एफ में। फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस, तो हमारे बी और एफ के क्या होते हैं लगभग मटेरियल सेम होते हैं। इसके बाद हमारा आता है एच, एलामस्टर तथा अभ्रक फाइबर ग्लास एस्बेस्टस के मिश्रण होते हैं हमारे किस में आते हैं क्लास एच में। और क्लास 7 हमारे क्लास सी में कौन से आते हैं हमारे अभ्रक, चीनी, मिट्टी, कांच तथा क्वार्ट्स। तो ये हमारी कुछ क्लासें होती हैं, इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कुछ इंसुलेटर तथा उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर। तो कभी कभी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो आप जरूर याद रख लें। तो यहाँ पे देखिए वल्कनाइज्ड रबर, ठीक, यानी जो हमारी इंडियन रबर होती है उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो कितनी होती है 30 से 50 किलोवोल्ट पर mm। एबोनाइट का आपका कितना होता है 30 से 40 किलोवोल्ट पर mm। इसके बाद हमारा आता है अभ्रक। तो अभ्रक का आप जरूर याद रखें, अभ्रक भी पूछा जाता है बार बार, 20 से 60 किलोवोल्ट पर mm। और माइकानाइट 20 से 40 किलोवोल्ट पर mm। अभ्रक क्या होता है हमारा अभ्रक, और यदि हम उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाकर एक कपड़े के ऊपर लपेटे तो हमारा क्या बन जाता है माइकानाइट। तो माइकानाइट कितनी होती है 20 से 40 और अभ्रक कितनी होती है 20 से 60 किलोवोल्ट पर mm। उसके बाद हमारा बेकेलाइट आता है, बेकेलाइट कितनी होती है 17 से 21। जबकि आप साधारण रबर देखेंगे, नॉर्मल रबर जिसमें अभ्रक ना मिलाया उसकी कितनी होती है, सॉरी जिसमें सल्फर ना मिलाया गया हो तो आपको कितनी होगी 15 से 20 किलोवोल्ट पर mm। इसके बाद हमारा आता है लेटराइट पेपर जो होता है 12 से 17, रीजन होता है आपका 12 से 14। इसके बाद आपका खनिज तेल होता है जो आपकी कितनी होती है 10 से 16 किलोवोल्ट पर mm। और खनिज तेल क्या होते हैं आपके बहुत सारे टाइप के आते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो नॉर्मली 10 से 16 नहीं, इससे ज़्यादा वाले भी आपको मिल सकते हैं। जो ट्रांसफर वाले होते हैं वो लगभग 33 किलोवोल्ट तक भी सह सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा आता है पोर्सिलिन 8 से 12, क्राउन कांच भी आपका होता है 8 से 12 किलोवोल्ट पर mm। और आपका जो नॉर्मल कांच होता है वो कितना होता है 4 से 6 किलोवोल्ट पर mm। इसके बाद हमारा एस्बेस्टस होता है 4 से 6 किलोवोल्ट पर mm। मार्बल भी हमारा 2 से 6 किलोवोल्ट पर mm होता है। मार्बल पत्थर या मार्बल पाउडर होता है वो भी क्या होता है एक अच्छा इंसुलेटर होता है। इसके बाद हमारा वार्निश या सेलेक ये कितना होता है 2 से 3, इसी को हम क्या बोलते हैं दाना लाख भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा कागज की कितनी होती है 1 से 10 किलोवोल्ट पर mm। इसके बाद स्लेट क्या होता है हमारा 1 से 2। और सूखी लकड़ी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है कितनी 0.4 से 0.6, क्योंकि ऐसे जिस पर हम इस पर हाई वोल्टेज देंगे तो ये जल जाती है।
इसलिए क्या होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पर ना बहुत सारे इंसुलेटर को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करें, और आपको जो भी इस वीडियो में अगर पसंद नहीं आया तो जरूर इसको डिसलाइक करें, और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।